हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपका नीट 2024 का पेपर हो चुका है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो पेपर एनालिसिस था चैप्टर वाइज किस तरीके से वेटेज रहा। जैसे कि आपको पता है कि इस ईयर आपका सिलेबस डिड्यूस कर दिया गया था, आपका सिलेबस कम किया गया था। कई सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो कि कंप्लीटली हटा दिए गए थे, कई चैप्टर्स ऐसे थे जो पार्शियली हटाए गए थे। तो एक चीज तो हमने ऑब्जर्व की इस बार के पेपर में कि जो आपका सिलेबस आया था, जो एनटीए ने सिलेबस दिया था आपके 2024 के पेपर के लिए केमिस्ट्री में, वो कंप्लीटली फॉलो किया गया है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। एग्जैक्टली पूरा स्टिक टू द सिलेबस पेपर रहा है। और पेपर की अगर हम बात करें, पेपर जो रहा है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही रहा है। कोई टफर साइड पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। हम सोचे कि बहुत हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस थे तो इतने क्वेश्चंस इस तरीके के नहीं पूछे गए। और अगर हम पेपर कंपैरिजन की बात करें कि 23 और 24 का पेपर अगर हम देखें तो 23 का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा टफर साइड था और 2024 का जो पेपर है वो इजियर टू मॉडरेट साइड पर ही था। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज कि चैप्टर वाइज किस तरीके से आपके क्वेश्चन सेग्रीगेशन रहा है, क्या चैप्टर का वेटेज रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच चैप्टर आपसे पूछे गए। चलिए सबसे पहले हम क्लास 11 की बात करेंगे। तो क्लास 11 में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर मोल कांसेप्ट। मोल कांसेप्ट से इस बार आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीरियोडिक टेबल से आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से भी आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। केमिकल बॉन्डिंग, इंटरेस्टिंगली ये मैंने मेंशन भी किया था कि जब आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हुए हैं, तो जब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिलेबस बचा हुआ है उन्हीं चैप्टर में से क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, उनका वेटेज बढ़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये चैप्टर्स वो थे जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग में देखा गया कि केमिकल बॉन्डिंग से आपके 4 सवाल बने। वहीं थर्मोडायनामिक्स से आपके 2 सवाल थे। नेक्स्ट हम अगर बात करें इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, वहीं दूसरा होता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इंटरेस्टिंगली देखा गया आयनिक से कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। तीन सवाल आए थे, देखो इक्विलिब्रियम से 3 सवाल थे और तीनों के तीनों सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछे गए थे। आयनिक इक्विलिब्रियम से एक भी सवाल नहीं था। तो कहीं ना कहीं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का भी इंपॉर्टेंस बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडॉक्स से हर बार एक ही सवाल पूछा गया और इस बार भी एक ही सवाल पूछा था। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक का पूरे साल एक बहुत असमंजस रही है बच्चों के बीच में मिथ रहा है कि पी ब्लॉक पार्शियली हटाया गया है। कहीं ना कहीं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी थी, कंपाउंड्स की स्टडी नहीं करनी थी, उनकी प्रिपरेशंस नहीं पढ़नी थी, वो सारी चीजों में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रही थी। तो ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर दी थी। एक आपको अपडेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया था जहां पर हमने बोला था कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके हाइड्राइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, इनके ट्रेंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वहीं से सवाल आएगा और वहीं से सवाल आया था। और पी ब्लॉक, कंप्लीट पी ब्लॉक से 2 सवाल आए थे। ठीक है, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था आपका, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस से बच्चों आपके 2 सवाल थे। 2 सवाल थे। डायरेक्टली ग्रुप पूछा था आपके कैटायंस का, बहुत इजी सवाल, जहां से सॉल्ट एनालिसिस शुरू होता है वहीं से सीधा सवाल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस बार वेटेज बड़ा है, 3 सवाल आए हैं। वैसे रूटीन पैटर्न में देखें तो 2 ही सवाल आते हैं, इस बार 1 सवाल ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट कम्स इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से एल्कीन पर सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। एल्कीन पर जो सवाल आपका पूछा गया था वो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। वहीं दूसरा सवाल एल्कीन वाले पार्ट से पूछा था जो कि क्या था, केमिकल रिएक्शन बेस्ड था। तो हाइड्रोकार्बन से 2 और जीओसी से 3। तो इन शॉर्ट अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जो 11th का ऑर्गेनिक पार्ट था वहां से आपके टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप देखो 11th और 12th का क्या वेटेज रहा है, तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि क्लास 11 पार्ट से भी 24 क्वेश्चन पूछे गए, क्लास 12 पार्ट से भी 24 क्वेश्चन पूछे गए। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 48। और जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन पूछे, इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन बने हैं। तो अगर कोई बच्चा ये पूछता है कि मैम नीट के पेपर के लिए मैं 11th क्लास के सिलेबस को ज्यादा प्रायोरिटी दूं या क्लास 12 के सिलेबस को ज्यादा प्रायोरिटी दूं, तो भाई दोनों का ही वेटेज बराबर था। क्लास 11th एंड 12th वाज कंप्लीटली बैलेंस्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई दोनों को ही हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लास 12 के सिलेबस की। तो क्लास 12 के सिलेबस से बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन से पहले भी 2 सवाल पूछे जाते थे, इस बार भी 2 सवाल ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां से 2 सवाल पूछे गए हैं। तो ये भी होता था ऑन ऑफ, इलेक्ट्रो से 2 सवाल आ जाते थे। यहां पर इस बार सरप्राइज किया है आपको केमिकल काइनेटिक्स ने, और केमिकल काइनेटिक्स से 3 सवाल आए थे। केमिकल काइनेटिक्स से 3 सवाल आए थे। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन काइनेटिक्स से पूछा गया था और काइनेटिक्स से ही ऑलमोस्ट आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरेस्टिंगली केमिकल काइनेटिक्स में जो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन थे वो तो आपके आर्हेनियस इक्वेशन पर ही बेस्ड थे। तो आर्हेनियस इक्वेशन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इस बार निकल कर आई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जब मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है काफी इंटरलिंक्ड है। अगर किसी को डीएनएफ अच्छे से आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से आता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोऑर्डिनेशन में
बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ ब्लॉक से आपके 6 सवाल आए थे, 6 क्वेश्चंस, और 6 क्वेश्चंस में भी इंटरेस्टिंगली जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स था, क्लास में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि जो आपके स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, सीरियम हो गया, यटरबियम हो गया, यूरोपियम हो गया, टर्बियम हो गया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एम्फेसाइज करके क्लास में हमने पढ़ाया था कि भाई यहाँ एफ ब्लॉक से वही क्वेश्चंस आते हैं और वही क्वेश्चन आए थे। सो कोऑर्डिनेशन हमेशा से वेटेज में टॉप पर रहा है, और इस बार भी कोऑर्डिनेशन से 3 सवाल पूछे हैं। और अगर हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे, भाई देखिए कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आए हैं, वो आए हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग से। तो वैसे कोऑर्डिनेशन टॉप करता है, लेकिन इस बार केमिकल बॉन्डिंग ने टॉप किया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से हर साल 3 सवाल पूछे जाते हैं और इस बार भी 3 सवाल पूछे गए हैं। और सरप्राइज किया है आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ने, जहां से 3 सवाल पूछे गए, जबकि 3 सवाल यहां से नहीं पूछे जाते थे, अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे ऑन एंड ऑफ। चलिए नेक्स्ट आता है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज चैप्टर। ये आपके 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है, यहाँ से 2 सवाल पूछे गए थे। अब देखो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और ईथर का भी पार्ट इतना था नहीं, नॉमेनक्लेचर ही था इसका, केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट तो था ही नहीं आपका। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो 3 सवाल आना मतलब मेरे लिए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि भाई यहां से सवाल आ जाता है, क्योंकि कई सारी ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे ओजोनोलिसिस की रिएक्शन हो गई, वो कहीं ना कहीं हम हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, तो यहां से सवाल आना भाई अच्छी बात है। लेकिन जब अल्कोहल, फिनॉल से ये क्वेश्चन आने थे, 3 क्वेश्चन ये भी सरप्राइजिंग थे, और यहां से 3 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट आता है अमाइंस चैप्टर, छोटा चैप्टर था, डाइजोनियम सॉल्ट आपको पढ़ना ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस पढ़ने थे, और यहां से 2 सवाल आए थे और बहुत ईजियर टोन पर आए थे, कोई ऐसे टफर साइड पर नहीं आए थे। एंड लास्टली बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल से, एक क्वेश्चन था जहां पर ग्लूकोज के टेस्ट पूछे थे, कौन सा रिएजेंट ग्लूकोज के साथ टेस्ट देता है और कौन नहीं देता है। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और बच्चों इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया चैप्टर वाइज वेटेज। अब एक अच्छी बात ये बताना चाहती हूं कि हमारा अविरल का जो ड्रॉपर बैच है वो 16 मई से स्टार्ट हो रहा है फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और शार्पन करना चाहते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं बॉर्डर पर आकर अटक गए हैं, या उनको लग रहा है कि इस बार मैं वो मेडिकल कॉलेज अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मेरा ड्रीम कॉलेज था, या एक गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज की सीट आप अक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट बनना और अपनी वो डॉक्टर की जो मेडिकल की सीट है उसको ग्रैब करना, तो आप श्योरली हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 16 मई 2024 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो XYZ, आप इस नंबर पर या गिवन वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको और भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो से आपको एक एनालिसिस मिला कि किस तरीके से आपको नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए चैप्टर्स को लेकर। अगर कोई बच्चा बोले कि भाई मैं तो पूरा 1 से 2 हफ्ते से 3 हफ्ता रिडॉक्स पे वेस्ट करूंगा, भाई एक क्वेश्चन आता है, अभी आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट केमिकल बॉन्डिंग के लिए अच्छा होना चाहिए। आपको पता है कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ एक इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, इनसे 6 क्वेश्चन आए हैं, तो आपका डेडिकेशन उनके लिए अच्छा होना चाहिए। आपको ये चीज पता है 11th ऑर्गेनिक से 5 सवाल आए हैं, तो उसके लिए आपका डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक एनालिसिस मिला है, एक रोड मैप मिला है कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच करना है, और किस तरीके से आप नीट 2025 में एक्सेल कर सकते हैं। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।